हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का, जिसका नाम है एसी करंट्स। ठीक है, तो एसी सप्लाई क्या होता है, एसी हम क्यों यूज करते हैं, एसी में टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होते हैं, वो चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम बेसिक देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसी से। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम जो सर्किट डायग्राम देख रहे थे, बहुत सारी सर्किट डायग्राम में एक ऐसा सप्लाई होता था। ठीक है, ये ऐसा वाला रेजिस्टर होता था, ये प्लस माइनस। यहाँ पे हम कॉन्फिडेंस के साथ लिखते थे, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। जहां पे भी हमको ये वाला दिखता था, ये जो सप्लाई है ना, ये होता है डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई मतलब अपनी क्या, नॉर्मल बैटरी है ना। तो ये वाला जो सप्लाई है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू वाला करंट इस सर्किट में से फ्लो होता था, इस रेजिस्टेंस में से एक फिक्स्ड वैल्यू वाला करंट फ्लो होता था। ठीक है, ये जो बैटरी है उसका ये जो वाला टर्मिनल है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता था और ये हमेशा निगेटिव। लेकिन आज हम एसी पढ़ने वाले हैं। एसी में क्या होने वाला है, आपका जो सप्लाई होगा उसका जो टर्मिनल्स होंगे, पोलैरिटी वो अपनी रिवर्स करते रहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आपने इससे पहले सुना होगा कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया में जो हाउस होल्ड सप्लाई होता है वो होता है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब ये 50 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसकी, ये सप्लाई की। मतलब क्या हो रहा है कि ये सप्लाई 50 टाइम्स उसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, एक टर्मिनल की पोलैरिटी चेंज हो रही है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जो प्लस है वो 50 बार प्लस होगा, 50 बार क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, निगेटिव होगा। ये जो निगेटिव है 50 बार निगेटिव होगा, 50 बार क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पोलैरिटी रिवर्स होती रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसी और डीसी इसके बीच का जो मेन थोड़ा डिफरेंस है वो जान लेते हैं। एसी सप्लाई हम यूज क्यों करते हैं वो भी समझ लेते हैं, फिर बाकी टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसी और डीसी के बीच का डिफरेंस। कुछ बड़े डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल है। डीसी है, एसी। सबसे पहला डिफरेंस, फुल फॉर्म, इट स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अल्टरनेट करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग मतलब चेंज होता रहेगा, अल्टरनेट। ओके, सेकंड, जो इसका सप्लाई होगा उसका पोलैरिटी चेंज नहीं होगा। सिंगल पोलैरिटी एंड पोलैरिटी डू नॉट चेंज। पोलैरिटी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी रिवर्सेस पीरियडिकली, ऐसे कैसे भी नहीं, पीरियडिकली। ठीक है, ये 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में 50 बार है ना। ये क्या है, फिक्स्ड है, तो ये पीरियडिक है। पीरियडिकली वो जो सप्लाई है, एसी करंट का सप्लाई, वो प्लस माइनस रिवर्स करते रहता है पोलैरिटी अपनी। थर्ड, ये मेन डिफरेंस है, यूनिडायरेक्शनल करंट। ठीक है, प्लस टू माइनस फ्लो होता रहता है। डीसी सप्लाई में अगर आप देखोगे, डीसी सप्लाई में क्या है, ये हमेशा प्लस, ये हमेशा माइनस। करंट कैसे फ्लो होता है, प्लस टू माइनस, है ना। यहाँ पे जो है एसी सप्लाई को इस तरह से दिखाते हैं, कोई भी कंटिन्यूअस प्लस नहीं रहता है और कोई भी कंटिन्यूअस माइनस नहीं रहता है, बल्कि एक सेकंड में ये 50 बार प्लस माइनस होगा, ये भी 50 बार। जैसे ही प्लस माइनस होगा, वैसे अपनी करंट क्या करते जाएगा, अपनी खुद की डायरेक्शन चेंज करते जाएगा। क्योंकि करंट का तो मानना है कहाँ से कहाँ पे जाएगा, वो प्लस टू माइनस। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो ऐसा जाएगा, अगर ये प्लस है ये माइनस है तो ऐसा जाएगा। और ये हमेशा 50 बार हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी। ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, होता रहेगा 50 बार। ठीक है, तो ये जो है बाय डायरेक्शनल करंट। ठीक है, बाय डायरेक्शनल करंट। इसका वेवफॉर्म कैसे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे करंट ऐसा भी जाता है, ऐसा भी जाता है, चेंज होते रहता है डायरेक्शन उसका। बहुत देखो, हम इस वाले करंट को डीसी करंट बोलते हैं ज्यादातर, लेकिन हम बस इसी को मान के बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो है ये वाला भी डीसी है। ठीक है, अभी बोलोगे कि ये तो एसी होता है, ये एसी नहीं। यहाँ पे क्या है, आपकी करंट की या फिर वोल्टेज जो कुछ भी है, अल्टरनेटिंग सप्लाई बोलेंगे, या इसको नहीं बोल सकते, ये डीसी सप्लाई। वैल्यू जो है ना,
वो कम ज़्यादा हो रही है, करंट की हो या वोल्टेज की हो, लेकिन ये नीचे नहीं जा रही है, जीरो के नीचे नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा सप्लाई है वो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। फ्लक्चुएशन आ रहा है, वैल्यूज कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन पोलैरिटी हमारा करंट का जो डायरेक्शन है ना, वो करंट का डायरेक्शन अब भी क्या है, एक ही है, क्योंकि अभी तक बैटरी ने अपनी पोलैरिटी रिवर्स नहीं करी है। रिवर्स पोलैरिटी क्यों नहीं करी है, देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नीचे हमारा ग्राफ नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये भी आपका जो है वो डीसी में आएगा, ठीक है, ये भी सेम ही है, ये भी क्या आएगा आपका डीसी में आएगा। एसी में क्या होगा, एसी में पोलैरिटी रिवर्स होगी, पोलैरिटी रिवर्स होने के कारण करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कैसे बताना है करंट की डायरेक्शन रिवर्स, तो नेगेटिव के सॉरी जीरो के नीचे हमको लेके जाना पड़ेगा। ये हो गया, उसके बाद में ये पल्स वाला हो गया, ठीक है, ये वाला, ये भी है एसी, उसके बाद में ये हो गया 100 वाला, ठीक है, ये वाला भी क्या है आपका एसी है। तो दोस्तों ये है हमारा बेसिक डिफरेंस एसी और डीसी के बीच का, ठीक है। अब देखने से हमें लगता है कि डीसी सिंपल है, पोलैरिटी रिवर्स नहीं है, ठीक है, सीधी बैटरी से आ जाता है वगैरह वगैरह, लेकिन एक्चुअल में डीसी सप्लाई प्रोड्यूस करना, डीसी में पावर प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है, एसी में पावर प्रोड्यूस करना बहुत आसान होता है। जितने भी पावर प्लांट है उसमें जो पावर प्रोड्यूस होती है वो एसी में प्रोड्यूस होती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज है एसी का कि इसको जिस जगह पे वो बनी है पावर, वहां से बहुत दूर दूर तक हम आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के जरिए, ठीक है। वैसा काम हम डीसी में नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, ठीक है। अगर सप्लाई हम डीसी जनरेट करेंगे तो उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन एसी में हम वैसा कर पाते हैं। एसी जो है वो फ्लेक्सिबल है, तो एसी के ये जो है बहुत मेन एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे जनरेट हुई है, जो गुजरात में जो पावर जनरेट होती है वो आसाम तक भी जा सकती है अगर वो एसी है तो, ठीक है। अगर वो डीसी रहेगी तो बिल्कुल नहीं जाएगी, डीसी पावर को हम ट्रांसमिट कर ही नहीं सकते हैं, प्रोड्यूस करना भी डीसी क्या होता है, मुश्किल होता है। तो एसी के जो ये 2-3 मेन एडवांटेजेस है डीसी के ऊपर, उसकी वजह से वाइड रेंज मतलब 90% जो इक्विपमेंट्स है हमारे घर के वो एसी पे काम करते हैं। फ्रिज हो गया, फैन हो गया, ऐसे बहुत सारे, कूलर हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो एसी पे काम करती है। डीसी पे काम बहुत कम चीज़ें करती है, जो छोटे छोटे सप्लाई पे काम करते हैं, जैसा हमारा मोबाइल चार्जर हो गया, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सप्लाई जो है वो मतलब जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है हमारे वो डीसी पे काम करते हैं, बाकी जो बड़े इक्विपमेंट है वो हमारे एसी पे काम करते हैं। तो एसी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो एसी में आज हम पढ़ेंगे कि एसी कैसे जनरेट होती है। वो तो सिलेबस में नहीं है आपको कोविड के कारण, लेकिन हम जनरेटर का थोड़ा सा पढ़ेंगे कैसे जनरेट होता है। उसके बाद में इक्वेशन देखेंगे, उसके बाद हम मीन वैल्यू देखेंगे, आरएमएस वैल्यू देखेंगे, और उसके बाद में लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में हम जो जनरेट होगा ईएमएफ या करंट, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों एसी जनरेटर का हम बेसिक देख लेते हैं। उसमें क्या, जो पिछला हमारा एक चैप्टर था मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हमने देखा था एक कॉइल रखी थी दो मैग्नेटिक पोल पीसेस के बीच में, और उस कॉइल पे लगने वाला टॉर्क हमने देखा था, ठीक है। तो टॉर्क जब हम देख रहे थे तो टॉर्क की वजह से वो कॉइल उसके अंदर रोटेट हो रही थी, है ना। अगर आपको याद हो मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं हम, उस पर जो टॉर्क लगता है उसका जो एक्सप्रेशन देखेंगे हम, तो उसी तरह से टॉर्क लगने की वजह से कॉइल रोटेट होने लग जाती है। आजू बाजू उसके पोल पीसेस है, ठीक है। तो कॉइल जब रोटेट होने लग जाती है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो कैसा होता है, कॉइल की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी जो रोटेट हो रही है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। ईएमएफ और करंट दोनों मिलकर एसी पावर बना देते हैं, और वो एसी पावर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब एसी जनरेटर आपको एक्चुअल में पढ़ना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं। कमेंट में मुझे बताना एसी जनरेटर पे वीडियो बनाना है कि नहीं, अगर है तो मैं बना दूंगा। ज़्यादा कमेंट्स अगर आई बनाने पे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से टाइम बहुत कम है। जो एसी जनरेटर है हमारा, जो ईएमएफ जनरेट करेगा वो होगा E = E0 sin ओमेगा। टाइम के हिसाब से ईएमएफ की वैल्यू चेंज होती रहेगी, कम ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है।
ये जो ग्राफ है आपका, ये वाला ऐसा ग्राफ होता है, सही है। साइन की जो वैल्यू है वो मिनिमम है आपकी -1 और मैक्सिमम है आपकी +1, ठीक है। तो ईएमएफ भी जो होगा वो माइनस भी होगा आपका, प्लस भी होगा, लेकिन ये माइनस प्लस टाइम के हिसाब से आपका क्या होता रहेगा, ईएमएफ का पोलैरिटी टाइम के हिसाब से चेंज होते रहेगा। 1 सेकंड में 50 बार वो प्लस होगा, 50 बार वो निगेटिव होगा इंडिया के हिसाब से, क्योंकि वो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज, सही है। तो अभी यहाँ पे चीजें समझना जरूरी है। E0 जो है वो है पीक वैल्यू, ठीक है। पीक वैल्यू मतलब ये वाली, ठीक है। मैक्सिमम ये जो है यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो ईएमएफ की वैल्यू 0 है, बढ़ रही मैक्सिमम, वापस कम 0, नेगेटिव साइड मैक्सिमम। तो पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी ईएमएफ की, उस वैल्यू को हम बोलते हैं पीक वैल्यू, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ज्यादातर पीक वैल्यू बोलते हैं, या फिर एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ। कोई भी वर्ड है, डरने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। और साइन ओमेगा टी क्या बताता है कि ये जो ईएमएफ है ये हमारा वेरी कर रहा है टाइम के हिसाब से, कैसे, साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडली मतलब इसके हिसाब से, ये वाला ग्राफ के हिसाब से, सही है। तो इस ईएमएफ की वजह से करंट भी इंड्यूस होगा, तो करंट को हम लिखेंगे I = I0 sin ओमेगा टी। फॉर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, जैसे हमने E को लिखा है E0 sin ओमेगा टी, I को लिख रहे हैं I0 sin ओमेगा टी। अब ये जो करंट है और ईएमएफ है, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, आगे हम पढ़ेंगे। इंडक्टिव सर्किट रहा तो फेज डिफरेंस कैसे होता है, कैपेसिटिव में कैसे होता है, वो हम देखेंगे। लेकिन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट अगर रहा, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस के अलावा कुछ है नहीं, तो उसको बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए ये वाला होता है, करंट और हमारा ईएमएफ, उनके बीच में फेज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, सही है। तो ये होगा करंट, ये भी हमें क्या बोलेंगे, करंट की ये सारी वैल्यू, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, और ये क्या बोलेगा आपको कि जो हमारा करंट है वो कैसे वैरी हो रहा है, वो भी साइनोसॉइडली वैरी हो रहा है, ठीक है। करंट का एम्पलीट्यूड एक्चुअल में कम होता है ईएमएफ से, क्यों, रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो ये है हमारा एसी जनरेटर, जो ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा वो इतना प्रोड्यूस करेगा, जो करंट प्रोड्यूस करेगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में इतना प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये हो गया एसी जनरेटर का आउटपुट, ठीक है। करंट भी वैरी करता है, ईएमएफ भी वैरी करता है, ठीक है। तो अभी ये जो वैरी होने वाला करंट और ईएमएफ है, उसको हम कौन सी वैल्यूज में मेजर कर सकते हैं। तो पहली वैल्यू है जिसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू, और दूसरी वैल्यू है आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है, ये जो एवरेज वैल्यू है और आरएमएस वैल्यू है, इन पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इनकी जो एवरेज वैल्यूज है वो निकालने को बोली जाती है, वैसे ही चीजें होंगी आरएमएस के लिए, ठीक है। तो उसको ध्यान से पढ़ना, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हो। फिर हम देखते हैं एवरेज वैल्यू। चलिए दोस्तों, एवरेज वैल्यू पढ़ते हैं, किसकी, वोल्टेज की या करंट की, किसी में से एक की पढ़ लो, दूसरे की आ जाएगी, ठीक है। चलो फॉर सेफ्टी से करंट लेते हैं, वोल्टेज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो अभी पहले हम ग्राफ के हिसाब से जाते हैं। ये है आपका करंट वाला ग्राफ, ये है, ठीक है। यहां से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है हमारी फॉरइटली साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता, कैपिटल टी, है ना। ये है मैक्सिमम वैल्यू, और आई को हम लिखते हैं I = I0 sin ओमेगा टी, वेयर टी इज द टाइम विच चेंजेस। ओमेगा जो है, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सही है। और ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, ऑसिलेशन में हम पढ़ चुके हैं, 11th में भी था, ठीक है। तो ये कंप्लीट साइकिल है। अभी कंप्लीट साइकिल पे एवरेज वैल्यू निकालते क्यों है, देखो जो हमारी ईएमएफ या करंट की जो वैल्यू है वो टाइम के हिसाब से चेंज होती है, इंस्टेंट के हिसाब से चेंज होती है। अगर हमको बोल देते हैं कि चलो एसी सप्लाई आपको दिया है, मेजर करो, हम मल्टीमीटर डाल के चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या है, जो एसी सप्लाई है वो तो अपनी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। आप चेक करके दूसरे को बताओगे, उतने में तो वो अपनी वैल्यू 10-50 बार चेंज कर देगा, है ना।
तो कौन सी वैल्यू हम मेजर करें, क्योंकि वैल्यू तो कंटिन्यूअसली उसकी चेंज हो रही है, बिल्कुल भी उसकी वैल्यू रुकती नहीं है किसी एक जगह पे। स्टेडी वैल्यू हमको AC की बिल्कुल नहीं मिलती है, ठीक है। तो हम मेजर करने के लिए कौन से फंडे यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम यूज करते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ग्राफ के हिसाब से देखते हैं हम पहले, ठीक है, फॉर कंप्लीट साइकिल, ठीक है, फॉर कंप्लीट साइकिल, ये है कंप्लीट साइकिल। एवरेज कैसे निकालते हैं? सबकी एडिशन कर दो और एवरेज निकाल दो, डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे 0 है, ये पहला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब सॉरी सबकी एडिशन करोगे तो एक बड़ी वैल्यू मिल जाएगी करंट की। लेकिन अगले साइकिल में क्या है, आपको देखो उतने ही क्या मिलेंगे, इधर निगेटिव मिलेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव को निगेटिव, पॉजिटिव को निगेटिव क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इस तरह से जितना भी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज एडिशन हुआ है उतना यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। टोटल पॉजिटिव इक्वल टू टोटल निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और फॉर कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0, चाहे वो करंट हो या चाहे वो वोल्टेज हो, EMF हो, ठीक है, उसका एवरेज क्या होगा, 0। तो एवरेज वैल्यू जो है वो कंप्लीट साइकिल में 0 होती है, वो हम मैथमेटिकली भी बता सकते हैं, ठीक है। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? एवरेज वैल्यू इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह के। क्या करेंगे हम, 0 to t। हाँ, और एक बात समझ के चलना, कभी भी जो कोई भी चीज हमारे टाइम पे डिपेंड हो, ठीक है, करंट यहाँ पे क्या है आपका, भी टाइम पे डिपेंड है, तो ऐसी वैल्यूज का, ऐसे पैरामीटर्स का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालते हैं, वो इस तरह से आता है, ठीक है। I dt टोटल करंट, टोटल करंट I जो है वो किस पे डिपेंड है, टाइम पे डिपेंड है। और नीचे क्या करते हैं, नीचे उसी टाइम को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। कैसे, हमको मालूम है, देखो I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, ठीक है, dq बाई dt भी बोल सकते हैं हम उसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो dq क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा I dt, dq क्या हो जाएगा, I dt। ये है छोटा सा चार्ज, तो पूरा चार्ज क्या, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे पूरा चार्ज क्या, इंटीग्रेशन, पूरा चार्ज भागीले पूरा, हाँ, पूरा चार्ज अपॉन पूरा टाइम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एवरेज कैसे निकालेंगे अपन, टोटल करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू Q अपॉन टी। टोटल चार्ज मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ छोटा चार्ज, छोटा चार्ज का इंटीग्रेशन कर दो, टोटल चार्ज मिल गया, ये मिल गया हमको टोटल चार्ज, ठीक है, अपॉन टी। टी भी कौन सा होगा, टी भी टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे मिलेगा, छोटे से टाइम को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से होता है एवरेज वैल्यू जब कोई टाइम पे डिपेंड है, तो इस तरह से, ठीक है। अगर कोई मान लो x वैल्यू है जो टाइम पे डिपेंड है, एवरेज वैल्यू अब आपको x निकालना है, तो टाइम पे डिपेंड है, ठीक है, तो वो कैसे निकालेगा, x dt इंटीग्रेशन और अपॉन इंटीग्रेशन dt, इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक, अगर नहीं है तो फिर इस तरह से जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। I का फॉर्मूला है dq बाई dt, तो dq क्या हो जाएगा, छोटा सा चार्ज I इंटू dt, छोटा सा चार्ज से बड़ा चार्ज करना है तो छोटे चार्ज को इंटीग्रेट करो, छोटे चार्ज को इंटीग्रेट करा तो टोटल चार्ज मिल जाएगा इंटीग्रेशन I dt, तो इंटीग्रेशन I dt टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं ना, एवरेज मतलब टोटल अपॉन टोटल, तो टोटल चार्ज हो गया ये, टोटल टाइम हो गया नीचे वाला, ठीक है। छोटे से टाइम को इंटीग्रेट कर दो, टोटल टाइम आपको मिल जाए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं ओवर फुल साइकिल, कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल मतलब टाइम 0 से लेके t तक, I की वैल्यू डालते हैं, I0 साइन ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन dt डालते हैं, पूरा टाइम कितना आएगा, कैपिटल टी, सही है। तो 1 अपॉन टी, I0 ये है पीक वैल्यू कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लेते हैं, 0 टू t साइन ओमेगा टी dt। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर क्या आता है, I0 अपॉन टी, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी
और कॉम्पोजिट ओमेगा नीचे 0 से लेके टी तक। चलो इसको सॉल्व करते हैं, नीचे दिखेगा आपको। ओके देखना I0 अपॉन टी, पहले ऊपर वाली वैल्यू डालते हैं माइनस कॉस ऑफ ओमेगा कैपिटल टी, और ओमेगा को बाहर निकाला तो मैं नीचे वाला, ठीक है, माइनस माइनस कॉस ऑफ 0, ठीक है, टी की वैल्यू ये 0 डाल दो, ठीक है, टी की वैल्यू 0 डाली तो आंसर आ जाता है I0 अपॉन ये देखो 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा, टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो टी की वैल्यू डाल दी, ओमेगा ओमेगा कट हो गया, सही है। तो देखना वापस क्या होगा, ब्रैकेट में माइनस कॉस, यहाँ पे भी वही 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी प्लस कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इसी को आगे I0 अपॉन 2 पाई, सही है, और टी कट कॉस 2 पाई कितना होता है, कॉस 2 पाई होगा आपका माइनस है ये माइनस माइनस कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई होगा आपका 1, ठीक है, कॉस 2 पाई होता है 1, देखो ये माइनस साइन, ये कॉस 2 पाई माइनस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा फाइनली 0। तो फुल साइकिल पे जब हम चेक करते हैं, फुल साइकिल पे हमारी एवरेज वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। तो फिर एक्चुअल में आपका करंट 0 होता है क्या, 0 होता है, 1 सेकंड में 100 बार 0 होता है, लेकिन हर टाइम 0 होता है क्या वो नहीं, तो उसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है क्या, बिल्कुल नहीं। तो एवरेज वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं फुल साइकिल पे, तो फुल साइकिल पे या कंप्लीट साइकिल पे हमें एवरेज वैल्यू कितनी मिलती है, हमें 0 मिलती है। तो फुल साइकिल पे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना सही बात नहीं है। तो हम एवरेज वैल्यू कहाँ पे कैलकुलेट करें, तो हम क्या करते हैं, फुल साइकिल पे कैलकुलेट करने की बजाय हम सिर्फ लेते हैं हाफ साइकिल, हाफ साइकिल पे हम क्या करेंगे, हाफ साइकिल पे हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, सेम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, सेम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, लेकिन किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, और हाफ साइकिल पे यूज करके हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले हाफ साइकिल जितनी है उतनी दूसरी हाफ साइकिल, भले ही पोलैरिटी रिवर्स हो, करंट तो फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन को हम छोड़ देते हैं, हाफ साइकिल पे एवरेज निकाल लेते हैं, सही है। तो देखो अभी हाफ साइकिल की वैल्यूज डालेंगे हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो देखना हाफ साइकिल के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा टी है तो ये t/2 आई डी टी, आई की वैल्यू डाल दो I0 साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन क्या रहेगा, हाफ साइकिल का टाइम t/2 है, मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ 2/t, ठीक है, टाइम बच जाएगा, इज इक्वल टू 2/t, I0 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेके t/2 साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू 2I0 अपॉन टी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा वाला बाहर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ब्रैकेट में कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके t/2। चलो सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 2I0 अपॉन टी, सही है, ओमेगा भी है, माइनस कॉस ओमेगा t/2, कैपिटल स्मॉल टी की जगह पे डालेंगे t/2 माइनस कॉस ऑफ 0, ठीक है, माइनस और ये माइनस अंदर, इज इक्वल टू 2I0 अपॉन टी ओमेगा, टी और ओमेगा देखो, टी और ओमेगा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू डालो 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा की वैल्यू डालो 2 पाई अपॉन टी, तो क्या बचेगा 2 पाई, बाद में मान में 2 भी कैंसिल, ठीक है, बाद में माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पे डाला मैंने 2 पाई अपॉन ओमेगा, अपॉन क्या हो गया वो 2 हो गया, कट कट है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस 0 होता है 1, ये हो जाएगा आपका I0 अपॉन पाई, ठीक है, माइनस कॉस, ये कितना आ जाएगा 2 कट हो जाएगा, माइनस कॉस पाई, ठीक है,
+1 इज इक्वल टू I0 अपॉन पाई माइनस कॉस पाई। कॉस पाई मतलब कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, तो -1 +1 2I0 अपॉन पाई। ये क्या हो गई आपकी वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू? एवरेज करंट की। एवरेज करंट की वैल्यू क्या आएगी? ओवर हाफ साइकिल आएगी आपकी 2I0 अपॉन पाई। सही है। तो फुल साइकिल पे कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, फुल साइकिल पे कितनी कैलकुलेट हो रही थी? 0, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट हो। लेकिन हाफ साइकिल पे कितना आ रहा है? 2I0 अपॉन पाई। ठीक है, 2 अपॉन पाई की वैल्यू याद करके रखना। ठीक है, 2 अपॉन पाई की वैल्यू याद करके रखना और उसको I0 से मल्टीप्लाई कर देना। I0 क्या है आपका? I0 इज द पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप वोल्टेज के बारे में बात करेंगे तो एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या आएगा? एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज या ईएमएफ आएगा E0 अपॉन इंटू 2 अपॉन क्या पाई, 2 है पाई है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना आएगा? एसी ईएमएफ 2E0 अपॉन पाई। तो दोस्तों ये था हमारा एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट। एवरेज वैल्यू जो है ईएमएफ का हाफ साइकिल पे वो भी कितना आना है? वो भी 0 ही आना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है और आरएमएस वैल्यू का यूज क्या है, उसको हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर देखते हैं आरएमएस। चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं आरएमएस वैल्यू क्या है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, और उसको निकाला कैसे जाता है? जैसा नाम हमने लिखा है उसका उल्टा जाना। ठीक है, पहले स्क्वायर करना। ठीक है, उसके बाद में उस स्क्वायर का मीन निकालना और उसके बाद में उस मीन का रूट निकालना। ठीक है, इस तरह से बहुत ही सिंपल है ये वाला कंसेप्ट भी। इंटीग्रेशन आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए बस। ठीक है, लेकिन उससे पहले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की जरूरत क्या है? एवरेज वैल्यू तो ऐसे भी हमने निकाल लिया है, सही है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये एसी सप्लाई है। डीसी में कभी रूट मीन स्क्वायर आएगा ही नहीं आपको। ठीक है, एवरेज भी नहीं आता है वैसे तो, लेकिन जो एसी सप्लाई है आपका करंट जो है मैं अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है। ठीक है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, जो ईएमएफ है आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ, उसके वजह से जो करंट है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन जब चेंज करती है पोलैरिटी रिवर्स होने की वजह से, तो एक बार ऐसी जाएगी एक बार ऐसी जाएगी करंट की वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू जैसे हमने देखा कि ओवर कंप्लीट साइकिल कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसी चैप्टर में मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। और मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर से हम एमीटर भी बना सकते हैं और वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। लेकिन क्या है, वोल्ट मीटर और एमीटर हमें एवरेज वैल्यू बताते हैं। कौन सी वैल्यू बताते हैं? एवरेज। और वो भी किसके लिए बताते हैं? वो भी डीसी के लिए। ठीक है, वो भी किसके लिए? डीसी के लिए। जब हम उन एमीटर या वोल्ट मीटर को हम किसी एसी करंट को मेजर करने के लिए यूज करेंगे तो वो एमीटर या वोल्ट मीटर आपको इतनी रीडिंग बताएगा 0। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमें अगर भले ही करंट फ्लो रहा हो, देखो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर से एमीटर वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं उसके 2 सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखे हैं। ठीक है, अगर आपने देखे नहीं है तो जरूर देखना, समझ में आ जाएगा ये वाला कंसेप्ट। जैसे ही कॉइल में से करंट फ्लो होगा गैल्वानोमीटर के, कॉइल रोटेट करने लग जाएगी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड है कॉइल का रोटेशन का डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही कॉइल घूमेगी उसका रेस्टोरिंग टॉर्क उसके अपोजिट लगेगा। अगर कॉइल क्लॉकवाइज घूम रही है तो रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर कॉइल उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सप्लाई है जो करंट है वो खुद अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। 1 सेकंड में 50 बार इधर 50 बार उधर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो कॉइल में जो करंट जाएगा वो ऐसा मतलब कॉइल को 1 ही सेकंड में 50 बार उल्टा और सीधा रोटेट करना चाहेगा। तो जो रेस्टोरिंग टॉर्क है वो भी अपोज करता रहेगा। लेकिन क्या है एक्चुअल में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये 0 है गैल्वानोमीटर का, इस 0 से आपके गैल्वानोमीटर की जो नीडल है ये नीडल बिल्कुल नहीं हिलेगी। अगर आप मूविंग कॉइल एमीटर को एसी सप्लाई एसी करंट मेजर करने के लिए यूज करते हो तो ये नीडल 0 से आगे जाएगी ही नहीं, भले ही आपके सर्किट में ये इस कॉइल के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है।
क्योंकि कॉइल का खुद का भी इनर्शिया होता है। बहुत कम समय में करंट 50 बार इधर उधर कर रहा है, कॉइल को 50 बार ऐसे कर रही है, नीडल 50 बार ऐसा होना चाहेगा, लेकिन कॉइल का जो रेस्टोरिंग टॉर्क है और कॉइल के अंदर की जो इनर्शिया है वो नीडल को बिल्कुल हिलने नहीं देगी। तो ये जीरो पे ही रहेगा, भले ही एसी करंट हमारे सर्किट में से फ्लो हो रहा हो, लेकिन आपका मूविंग कॉइल एमीटर आपको रीडिंग नहीं बताएगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो एवरेज वैल्यू बताते हैं। हम अगर उनको एसी सप्लाई में यूज करेंगे तो एसी में हमको रीडिंग नहीं बता पाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें, ऐसी कौन सी वैल्यू मेजर करें इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ या इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। ये इंस्ट्रूमेंट तो वैसे भी यूज नहीं होते हैं, हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर यूज होते हैं। अभी हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्ट मीटर क्यों? क्योंकि वही वैल्यूज जो है उसी मीटर से हमको क्या मिलेगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिलेगी करंट की या वोल्टेज की। अभी मैं बोल रहा हूँ हॉट हॉट वगैरह, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हीट का कुछ संबंध आता होगा। सॉरी, जब करंट अपनी जब वोल्टेज अपना पोलैरिटी रिवर्स करता है तो करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है। मान लो कोई एक सर्किट है ये वाला, और इसको हमने सप्लाई दिया है डीसी वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस रेजिस्टेंस में से एक पर्टिकुलर स्टेडी करंट फ्लो होता रहेगा, क्योंकि ये सप्लाई कौन सा है आपका, ये सप्लाई है डीसी। रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से इसमें से करंट फ्लो होते रहेगा। जैसे ही इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होते रहेगा, या फिर हीट प्रोड्यूस होगी। हीट कितनी प्रोड्यूस होती है हमको मालूम है, I²R_T, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एसी सप्लाई लगा दूं, सेम रेजिस्टेंस है, जो करंट ऐसा है, ऐसा अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसा भी होगा, ठीक है। तो करंट प्लस माइनस हो रहा है, एवरेज वैल्यू कितनी है, 0 है करंट की, ठीक है, फुल साइकिल पे, ठीक है। लेकिन इस रेजिस्टेंस में से इस साइड से करंट पास होने दो या इस साइड से करंट पास होने दो, इस रेजिस्टेंस के अंदर जो हीट बन रही है, इस हीट पे कुछ भी असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हीट का या एनर्जी का नेचर ही है, रेजिस्टेंस के अंदर करंट ऐसा जाए या करंट ऐसा जाए उससे कुछ लेना नहीं। करंट जा रहा है तो रेजिस्टेंस के अंदर एनर्जी खत्म हो रही है, मतलब एनर्जी डेसिपेट हो रही है, और डेसिपेट एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है, हीट। यहाँ पे भी कौन सी होंगी, I²R_T। लेकिन यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है आपका वो है स्टेडी या डीसी करंट, ठीक है, स्टेडी करंट। यहाँ पे जो है ये कंटिन्यूअसली चेंजिंग करंट है, सिर्फ वैल्यू नहीं उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम आरएमएस वैल्यू को डिफाइन कैसे करते हैं, उसको कैसे एक पर्टिकुलर वैल्यू हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू को, तो वो हम पहले समझ में लेते हैं। तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है कि अगर हम एसी सप्लाई लगाते हैं एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, और उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम एक डीसी सप्लाई लगाते हैं। डीसी के बारे में बात करते हैं। कोई डीसी करंट, एक स्टेडी करंट, कोई एक स्टेडी करंट टी इतने टाइम के लिए आर इतने रेजिस्टेंस में से पास करा, तो उसमें एच इतनी हीट जनरेट होती है, उसमें एच इतनी हीट जनरेट होती है, ठीक है। अगर उतनी ही हीट जनरेट होगी किसमें, उसी सेम रेजिस्टेंस में, अगर उसी सेम रेजिस्टेंस में हमने उसी सेम टाइम टी के लिए वो पर्टिकुलर करंट पास किया, वो पर्टिकुलर वैल्यू वाला करंट, एसी करंट पास किया, तो उस सेम टाइम में कितनी, यहाँ पे जितनी हीट बन रही थी उतनी सेम हीट यहाँ पे बनेगी, तो उस करस्पॉन्डिंग करंट या वोल्टेज की वैल्यू को हम बोलेंगे आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, इफ the steady current I is flowing through an external resistance R for time t and it is generating the heat H, ठीक है, in steady current, if the same heat is generated by the particular value of AC current, if the same value of heat is generated by the particular value of AC current which is flowing through the same resistance for same time, then that value of
AC current corresponding to the steady current is called as RMS current, and that value of the AC voltage corresponding to the DC voltage or steady voltage is called as RMS value of the voltage और EMF AC EMF। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, RMS वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है? AC करंट का AC वैल्यू, AC करंट की AC वैल्यू, जब उस वैल्यू वाला करंट हम एक रेजिस्टेंस R में से पास करेंगे T टाइम के लिए, और वो अगर H इतनी हीट जनरेट करता है, कितनी होगी वो हीट? अगर हम कोई एक स्टेडी करंट लेंगे, स्टेडी करंट को सेम टाइम के लिए पास करेंगे सेम रेजिस्टेंस के थ्रू, अगर वो सेम रेजिस्टेंस के थ्रू सेम टाइम के लिए अगर वो करंट पास करते हैं तो सेम हीट जनरेट होती है। तो इस स्टेडी करंट के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे एसी करंट का वैल्यू है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू किस पे डिपेंड है? हीटिंग पे। हीटिंग जो ऐसा इफेक्ट है वो करंट के प्लस होने पे या माइनस होने पे डिपेंड नहीं करता, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो करंट के स्क्वायर पे है। निगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो उससे हीटिंग इफेक्ट को कुछ लेना देना नहीं है, करंट कहाँ से आ रहा है, बस उसके अंदर जा रहा है ना, तो हीट होगा। तो एसी करंट का ऐसा वैल्यू जो इसके करस्पॉन्डिंग हो, स्टेडी करंट के करस्पॉन्डिंग। अभी करस्पॉन्डिंग कैसा हो? स्टेडी करंट जितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है इस रेजिस्टेंस में किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए फ्लो होगा। अगर हमारा एसी करंट भी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए फ्लो होगा, सेम हीट जनरेट करेगा, तो उस एसी की वैल्यू को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अभी वो कैसे आता है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, हीट इफेक्ट क्यों लेते हैं आरएमएस के लिए, पहले हम देखते हैं कि आरएमएस वैल्यू फाइंड कैसे करी जाती है। ठीक है, चलिए नाम से जाते हैं। पहले क्या करेंगे? स्क्वायर, आई का स्क्वायर मतलब I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। उसका क्या निकालो? मीन निकालो। अभी मीन कैसे निकलता है? अभी क्या करेंगे? स्क्वायर है, स्क्वायर का अगर मीन निकालेंगे तो स्क्वायर का मीन हम फुल साइकिल पे भी निकाल सकते हैं। हाफ साइकिल पे इसलिए निकालते थे कि पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता था, दूसरे में निगेटिव। अभी स्क्वायर है, पूरे में निकालो, पूरे में निकालेंगे तो क्या पूरे में पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम मीन कैसे निकालेंगे? मीन, स्क्वायर का मीन, ये हो जाएगा वही वापस आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। अभी है आपकी फुल साइकिल। ठीक है, फुल साइकिल के लिए जीरो से कैपिटल टी, जीरो से कैपिटल टी, तो जीरो से कैपिटल टी होता है 1 अपॉन टी, नीचे वाला यहाँ पे जीरो से लेके टी तक कैपिटल टी आई स्क्वायर, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, शॉर्टकट बाद में बताऊंगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू होता है 1/2, और साइन ओमेगा टी का होता है 0, कॉस ओमेगा टी का भी होता है 0। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू होता है 1/2, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का भी एवरेज वैल्यू होता है 1/2। आगे बताएंगे हम। ठीक है, इज इक्वल टू I0 मतलब पीक वैल्यू होती है, उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट, टी इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से लेके टी तक। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, इंटीग्रेशन आता होगा तो I0 स्क्वायर अपॉन टी, इसको हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, कैसे? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये 2 इधर नीचे आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे है ओमेगा टी और अपॉन 2, इस तरह से। ठीक है, इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन टी 0 से लेके टी तक इंटीग्रेशन, ये 1/2 भी बाहर लेके आता हूं मैं, बाहर हो गया। 1 का इंटीग्रेशन होगा टी माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा टी अपॉन टी से चिपक के कौन है 2 ओमेगा, इस तरह से। सही है, चलो अभी वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, या फिर क्या करते हैं ये 2 ओमेगा को मल्टीप्लाई करके इधर बाहर लेके आते हैं। देखो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा टी, या फिर 2 टी ऑलरेडी रख देते हैं, 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन ये 2 ओमेगा नीचे लेके आता हूँ मैं 4 ओमेगा टी हो जाएगा। सही है,
यहाँ पे 0 से लेकर t तक इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 4 ओमेगा टी इंटू पहले वैल्यू डालते हैं कैपिटल T 2 इंटू ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी इंटू ऊपर डाल देता हूँ मैं कैपिटल टी, ये हो गया पहली वैल्यू ऊपर वाली। बाद में क्या है देखो 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, माइनस इधर भी साइन 0 0 हो जाएगा, तो इधर मैं माइनस लिख देता हूँ 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो। I0 स्क्वायर 4 ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू है आपकी क्या 2 पाई अपॉन टी, तो इसको 2 पाई अपॉन टी डाला तो टी कट, ये हो जाएगा 4 पाई सॉरी माइनस ये टी कट, सही है, टी कट हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 4 पाई, साइन 4 पाई कितना होता है 0, साइन 4 पाई होता है आपका 0, तो ये हो जाएगा देखो I0 स्क्वायर 4, ये ओमेगा और टी क्या कर देंगे देखो, ओमेगा है 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, सही है, इंटू 4 पाई, 4 कट पाई कट, 4 कट पाई कट, टी कट, क्या बचा खाली I0 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आया आई स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, आई स्क्वायर का एवरेज आया ये, हमको रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर हो गया एवरेज हो गया, अभी रूट डाल दो, रूट डाल दिया तो यहाँ पे रूट में मुझे क्या डालना पड़ेगा I0 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू I0 अपॉन रूट 2, ये है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो IRMS क्या आ जाता है, IRMS आता है आपका I0 अपॉन रूट 2। उसी तरह से अपन क्या करेंगे, उसी तरह से ERMS क्या आएगा E0 अपॉन रूट 2। तो दोस्तों इस तरह से हम RMS वैल्यू निकालते हैं। इंटीग्रेशन आना चाहिए बस थोड़ा बहुत, है ना, इंटीग्रेशन आ गया तो आप आराम से लिख सकते हो। तो RMS वैल्यू क्या क्यों निकालते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो हमारा सप्लाई है, अगर आपके पास मल्टीमीटर होगा, इलेक्ट्रिशियन के पास होता है, पीला कलर का होता है वो ज़्यादातर, अगर उसको हम हमारे सॉकेट में डालते हैं, ठीक है, जो सॉकेट से हमको 230 वोल्ट मिलता है, उसमें अगर डालोगे तो आपको बताएगा वो सप्लाई कि वो कितना है, 230 वोल्ट या 220 वोल्ट बताता है, लेकिन एक्चुअली में वो इतना होता है क्या, तो नहीं, एक्चुअली वो उससे ज़्यादा भी होता है, उससे कम भी होता रहता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू होता है I0, ठीक है, पीक वैल्यू, जो मीटर हम जब मेजर करते हैं सप्लाई को, अपने घर के अंदर आने वाला सप्लाई मल्टीमीटर लगा के, वो मल्टीमीटर हमको बताता है RMS वैल्यू। और अगर अभी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप, तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल आए और उसमें वोल्टेज की वैल्यू दे दी है या करंट की वैल्यू दी है, और अगर मेंशन नहीं किया है कि ये एवरेज वैल्यू है या RMS वैल्यू है, अगर मेंशन नहीं किया है तो हमको वो गिवन वैल्यू RMS वैल्यू लेके चलना है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं मैं, अगर एग्जाम्पल आता है कोई एग्जाम में, उसमें करंट की या वोल्टेज की कुछ वैल्यू दी होगी और उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि वो एवरेज है या RMS है, तो हमको बिंदास उस वैल्यू को क्या लेना है, RMS लेना है। ठीक है, अगर वैल्यू मेंशन नहीं की है कौन सी है, तो RMS लेना है। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा RMS वैल्यू के लिए इक्वेशन, सही है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट और RMS वैल्यू का सिग्निफिकेंस। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो RMS वैल्यू का सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करने के लिए हमने हीटिंग इफेक्ट का सहारा लिया था। जो हीट प्रोड्यूस होती है एक स्टेडी करंट I की वजह से, वो होता है I स्क्वायर RT, where R is the resistance, T is the time for which the current is flowing through that particular resistance। ये होता है स्टेडी करंट के लिए। वही हम प्रूव कर सकते हैं क्या इसके लिए, AC के लिए, AC के लिए IRMS कितना मिला हमको, AC के लिए IRMS मिला I0 अपॉन रूट 2। सॉरी, तो हम क्या करते हैं, AC में कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो देखते हैं। ठीक है, AC में करंट चेंज होता रहता है, I की वैल्यू क्या है, I0 साइन ओमेगा टी, I0 स्क्वायर क्या हो जाएगा, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हम क्या करते हैं, AC में ना हीट निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, AC वैल्यू एक तो है नहीं, ठीक है, बहुत सारी वैल्यू है,
टाइम एक नहीं है, टाइम चेंज हो रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू डालते हैं आई स्क्वायर आर टी। लेकिन आर स्क्वायर जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो छोटा सा टाइम लेते हैं हम डी टी। छोटे से टाइम में इतनी एनर्जी होगी, सही है। छोटे से टाइम के लिए हम ये वाला करंट जो है वो कांस्टेंट पकड़ के चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूरे साइकिल के लिए या पूरे टाइम के लिए हमको निकालना है, तो हमको इस छोटी सी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट ओवर पूरा टाइम, है ना। तो इंटीग्रेट ओवर पूरा टाइम करेंगे 0 से लेके t तक। वैल्यू डाल देते हैं, आई की वैल्यू आई 0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। बाद में 0 to t, उसका r जो है वो r कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। r कॉमन निकालता हूं मैं बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है। अभी देखो मैं t एडजस्ट करता हूँ, अभी मैं क्या एडजस्ट करता हूँ, कैपिटल T सॉरी r अपॉन कैपिटल T, क्योंकि क्या है हमको अंदर t भी तो डालना है, ठीक है, टाइम भी तो लाना है, इनटू ये क्या आएगा r आई 0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू टी डी टी। अब ये t एडजस्ट करने के बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं ढंग से। यहाँ पे देखना r अपॉन कैपिटल T इंटू ये क्या है आपका t आई 0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये t को मैं नीचे लेके जाता हूँ, देखो आर टी एज इट इज इंटीग्रेट, ये वाले t को अंदर लेके जाता हूँ, क्यों मैं बताता हूँ। आई 0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन t, ये नीचे वाले t को, ये ऊपर वाले को मैं ऐसे लिखता हूँ, 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। ये भी है हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक dt। अगर इसको हम ढंग से देखेंगे, अगर इसको ढंग से देखते हैं हम, तो ये आर टी है, इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक। आई 0 साइन ओमेगा टी क्या है, ये हमारा आई है, वापस उल्टा जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई का स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t डी टी। अगर इसको ढंग से देखेंगे ये वाला, ठीक है, स्क्वायर का एडिशन है, ठीक है, स्क्वायर का एडिशन है, मतलब ये स्क्वायर हो गया। और उसके बाद में देखो स्क्वायर की हमने क्या निकाली है, मीन वैल्यू, आर टी इंटू स्क्वायर ऑफ करंट की मीन वैल्यू, ठीक है। मैंने अभी बोला है आपको कि मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स की मीन वैल्यू अगर निकालना है, अगर एक्स टाइम पे डिपेंडेंट है, तो इंटीग्रेशन एक्स डी टी लेते हैं और इंटीग्रेशन नीचे डी टी। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स की जगह पे कौन है, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ करंट। तो स्क्वायर ऑफ करंट का हमने यहाँ पे क्या निकाला है, हमने यहाँ पे मीन निकाला है। क्या निकाला है, मीन। तो आर टी, उसके बाद में स्क्वायर ऑफ करंट का क्या निकाल रहे हैं हम, मीन निकाल रहे हैं। मीन निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू हम कैसे डालते हैं, तो इसको अगर हम ऐसा लिखे, देखो ये है आर टी एज इट इज, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ आई 0 स्क्वायर डी टी, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू डी टी। इसका रूट का मैं स्क्वायर लिख दूं, मतलब रूट भी डाल दूं और स्क्वायर भी डाल दूं। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, इज इक्वल टू आर टी इन ब्रैकेट, देखो ये हो गया आपका आई 0 डी टी, नहीं सॉरी, सिर्फ आई स्क्वायर डी टी। ये जो आपका स्क्वायर का मीन हो गया उसका रूट हो गया, स्क्वायर का मीन हो गया उसका रूट हो गया। तो ये क्या है, आई की मीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गई, ये अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट पूरा जो है इतना, ये पूरा अंडर रूट के साथ में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गई। अगर मैं आर टी कर दूं और इसको अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा आई आर एम एस का स्क्वायर। तो ये लिखूंगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर टी। हमने वैल्यू ली ये आई इज इक्वल टू आई 0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। मैंने चाहा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी वैल्यू डाल के मैं कर सकता था, लेकिन मैंने वापस रिटर्न क्या किया आपको, ये आई 0 साइन ओमेगा टी को रिप्लेस करके वापस मैंने रख दिया आई स्क्वायर डी टी। उल्टा करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन उसी से मुझे बाद में लगा कि उसी से आसान होगा, ठीक है। तो आई 0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इतना इंटीग्रेट करने से अच्छा है, मैंने क्या करा, आई 0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है, आई 0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे डाल देता हूँ मैं आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर डी टी और नीचे एज इट इज। इसको ढंग से देखा मैंने तो मुझे समझ में आ गया
कि देखो ये स्क्वायर है, करंट का स्क्वायर है, उसके बाद में उसका मीन वैल्यू निकाला मैंने, इसके साथ कंपेयर करा तो स्क्वायर का मीन वैल्यू निकल रहा है, और उसके बाद मैंने क्या करा, उस स्क्वायर के मीन वैल्यू को रूट डाल दिया, रूट डाल के स्क्वायर कर दिया, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए रूट का इफेक्ट। तो ये बीच का जो वैल्यू मिल जाता है ना मुझे, वो IRMS मिल जाता है। तो IRMS ये बीच का मिल गया रूट वाला और उसका स्क्वायर, तो IRMS का स्क्वायर इनटू RT। तो इससे मुझे समझ में आ जाता है, अगर मैं साइनोसॉइडल करंट यूज करता हूँ उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कौन सी वैल्यू देती है हमें, IRMS स्क्वायर इनटू RT। तो इस तरह से हम IRMS वैल्यू निकालने के लिए हीट का सहारा ले सकते हैं। जितनी हीट एक स्टेडी करंट प्रोड्यूस करेगा एक रेजिस्टेंस में जाके किसी पर्टिकुलर टाइम t सेकंड के लिए, उतनी ही हीट हमारा AC करंट प्रोड्यूस करेगा, जिसका वैल्यू कितना होगा, लेकिन करंट का इतना होना चाहिए। इतना करंट अगर पास होता है AC उसी रेजिस्टेंस में से उसी टाइम के लिए, उतना ही टाइम के लिए, तो वो भी उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना हमारा एक स्टेडी करंट प्रोड्यूस करता था उतने टाइम के लिए। ठीक है, तो इस तरह से RMS का हम सिग्निफिकेंस ले सकते हैं हीटिंग इफेक्ट के सहारे से। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।